अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के आज हम लास्ट पॉइंट पर पहुँचे हैं। और आज हम पढ़ेंगे रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं। तो आज ये इसका प्रतिष्ठित सिद्धांत का लास्ट बिंदु है। तो रोजगार जैसा हम जान रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो 1776 से स्टार्ट होता है, और 1776 में जब स्टार्ट हुआ एडम स्मिथ की बुक आई, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। पढ़ लेना, कई बार पढ़ा चुके, कई बार लिखा चुके हैं। तो ये आई और तभी से इसको स्टार्ट माना जाता है, और ये तब चली 1929 तक। और 1929 तक ये चली जब आई तीसा की महान मंदी। जब तीसा की महान मंदी आई, उसने इस सिद्धांत की यानी प्रतिष्ठित सिद्धांत की पूरी पोल खोल कर रख दिया। तो उसमें ये हो गया था कि जो माल है वो डंप हो गया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो उत्पादक थे उनको दो बातें पता थी। एक तो ये था, बातें सारी थी जो उसमें मान्यताएं थी सब पता थी, हम दो की बात कर रहे हैं। एक तो इन्होंने मान लिया था कि अति उत्पादन असंभव है। दूसरा ये माना था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अति उत्पादन असंभव है। ये कैसे? तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। एक, जैसे मैंने प्रवाह में बताया था, एक हाउस होल्ड होता है और एक इंडस्ट्री होता है। तो जो इंडस्ट्री है वो हाउस होल्ड से लेता है और हाउस होल्ड इंडस्ट्री से लेता है, यानी जो व्यक्ति होता है, जो परिवार होता है, उसका काम इससे चलता है और इसका काम इनसे चलता है। ये कैसे? ये इनको कच्चा माल या इनको श्रम कुछ न कुछ इनको ये प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो है इनको सामान देते हैं और उस सामान के बदले इनको पैसा दे देते हैं। तो ये जो है इनको ऐसा प्रवाह एक चलता है। तो ये पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है। कैसे सृजित कर लेती है? कि जब इनको कोई चीज़ बनाने की बात है, ये जब कोई चीज़ बनाएंगे तो इनको जो है आवश्यक होगी कच्चे माल की और श्रम की, पूंजी की, जमीन की इनको आवश्यकता होगी। और उस आवश्यकता के लिए यानी इस पूर्ति के लिए ये इनसे उसकी मांग करवाते हैं, यानी ये जो है इनसे मांग करते हैं, ये इनको पूर्ति करते हैं और ये इनसे मांग करते हैं। तो इस तरह से ये जो है पूर्ति अपनी मांग अपने आप से बना लेती है। यानी ये जो है अगर पूर्ति करेंगे, कोई सामान बनाएंगे, तो यहाँ से इन लोगों को अपने आप से यहाँ आना पड़ेगा, यानी मांग अपने आप हो जाएगी। और जब इनके पास पैसा होगा तो ये सामान भी खरीद लेंगे। तो इस तरह से ये जो है चलता रहेगा। लेकिन केन्स ने क्या कहा था कि अभी चलो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी तो हम बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। तो जो ये इन्होंने मान लिया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, अर्थात जितना हम बनाएंगे उसमें कहीं बाधा नहीं आएगी, रुक जाएगी। और अति उत्पादन असंभव है, अति उत्पादन हो ही नहीं सकता है। जब अति उत्पादन असंभव है तो ये आंख बंद करके प्रोडक्शन करते जा रहे थे। सारे उद्योगपति, जो सारे उद्यमी थे, वो आंख बंद करके उत्पादन करते जा रहे 1929 आ गए। 1929 जब आई तब पता चला ये तो सारा गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि डंप हो गया, सारा माल डंप हो गया। सारा माल डंप हो गया यानी ये जो है पूर्ति का काम चलता रहा, पूर्ति चलती रही, लेकिन डिमांड नहीं हुई। डिमांड बंद, पूर्ति चल रही है, अपनी स्पीड में चल रही है। क्योंकि मान लिया ना कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेगी, लेकिन यहाँ नहीं बना पाई। इसी का रीज़न हुआ डंप हो गया। और क्योंकि लोगों के पास बचा नहीं, क्रय शक्ति नहीं बची, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा। तो फिर उन्होंने जब 1930 तक ये पूरा डंप हो गया, और डंप हो गया तो समस्या खड़ी हो गई। ना तो इनके पास, उद्यमियों के पास बनाने के लिए कुछ बचा, और ना तो इनके पास खरीदने को कुछ बचा। दोनों लोग कंगाल। तो दोनों लोग जब कुछ नहीं बचा,
फिर क्या करते कीन्स आ गए। कीन्स हीरो बन के आ गए और उन्होंने 1936 में एक बुक प्रकाशित की। बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक आई और उस पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत तो दिया ही दिया, इनकी आलोचनाएं भी बहुत सारी कर डाली। किसकी? प्रतिष्ठित सिद्धांत की। तो सिद्धांत तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आलोचनाएं पढ़ लेते हैं। आलोचनाओं में सबसे पहले पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित नहीं करती, बल्कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित नहीं करती, बल्कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है। उसके लिए कैसे? कि यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं ये, जब हम कोई चीज बनाने चलेंगे तो लोग अपने आप से यहाँ आ जाएंगे, यानी अपने आप डिमांड हो जाएगी। यानी काम करेंगे पैसा मिल जाएगा, कच्चा माल देंगे पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कीन्स कहते हैं नहीं होता। कीन्स कहते हैं कि जब डिमांड होगी यानी मांग होगी तब पूर्ति होगी। जब मांग होगी तो क्या करेंगे? जब मांग होगी यानी ये काम करेंगे तब इनके पास पैसा आएगा। जब ये पहले काम करेंगे यानी डिमांड करेंगे तब इनके पास पैसा आएगा, और जब ये पैसा आएगा तब ये इससे सामान खरीदेंगे, और तब इस तरह से ये चलता रहेगा। इस तरह से एक सर्कुलेशन चलता रहेगा, एक आय का प्रवाह बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं नहीं सृजित करती, बल्कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है। अब चलो दूसरा देख लेते हैं, मजदूरी दरों में कटौती गलत। मजदूरी दरों में जो कटौती है वो गलत। अभी हमने पढ़ा था ना, जो ये पीगू का सिद्धांत है। पीगू कहते हैं कि पहली बात तो पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार में कमी हो ही नहीं सकती, हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा। लेकिन कभी अगर थोड़ा सा ये हुआ कि रोजगार में कमी आ गई है तो हम मजदूरी थोड़ी सी कम करके सबको रोजगार दे देते हैं। यह था पीगू का मजदूरी में नम्यता, मजदूरी में कटौती। लेकिन कीन्स कहते हैं कि यह गलत है, यह तरीका सही नहीं है। तो क्या किया जाए? कीन्स ने कहा उसके लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति लेकर के आना चाहिए, और इससे लोगों को रोजगार दे, यानी मजदूरी में कमी ना करे, बल्कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की सहायता से रोजगार में वृद्धि करें, रोजगार को बढ़ाएं। तो ये जो मजदूरी दरों में कटौती है वो इसने गलत माना। और राज्य का हस्तक्षेप जरूरी, यही जो राज्य का हस्तक्षेप जरूरी, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धांत ने कहा था कि जो राज्य है उसको कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी जो व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। जैसे एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड्स, यानी जो दिखाई नहीं देता है, मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती हैं वो अपने आप से सब समायोजित कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा लेसेस फेयर, यानी सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कीन्स ने क्या कहा? मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के रूप में सरकार का हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए। और I=S, यानी I और S में समानता ब्याज दर से नहीं बल्कि आय से होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? I फंक्शन ऑफ R, S फंक्शन ऑफ R, यानी जो निवेश है उसका ब्याज दर से उल्टा संबंध है। यानी ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश घट जाएगा, और ब्याज दर घटेगी तो निवेश बढ़ जाएगा। ऐसा ही बचत के साथ, अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो बचत बढ़ जाएगी, ब्याज दर घटेगी तो बचत भी घट जाएगी। यानी बचत के साथ ब्याज दर का सीधा संबंध है। तो लेकिन कीन्स ने कहा, कीन्स ने कहा कि जो निवेश है वो केवल ब्याज दर पे नहीं बल्कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर भी निर्भर करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर भी निर्भर करता है। यानी वो ये देखता है कि जो हम लागत लगा रहे हैं, जो हम पूंजी लगा रहे हैं, उस पूंजी में हमें उत्पादन कितना मिलेगा। अगर उत्पादन ज़्यादा मिलेगा या ब्याज दर से ज़्यादा मिलेगा तो वो फिर भी निवेश करेगा, और अगर उसको उत्पादन
निवेश कम करेगा। और इसके अलावा जो बचत है, बचत ब्याज दर और आय दोनों पर निर्भर करती है। अगर हमारी आय ज़्यादा है तो बचत ज़्यादा होगी, आय कम है तो बचत कम होगी। वैसा ही ब्याज दर का जो पहले का है वो पहले ही आपको पता है। अब हम अगला देखते हैं। तो इस तरह से जो बचत और निवेश है उसमें समानता केवल ब्याज दर से नहीं बल्कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता और आय का भी उसमें रोल है। वास्तविक एवं मौद्रिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक और राजकोषीय वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, ये कभी अलग हो ही नहीं सकता है। जैसा कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जो ये वस्तु बाजार है जैसे वो इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन, यानी जो उत्पादन है वो रोजगार का फलन है। ये वस्तु बाजार में है जिसको हम वास्तविक क्षेत्र कहते हैं। और मौद्रिक बाजार में पीवी इक्वल टू एमवी था। और श्रम बाजार में क्या था? श्रम बाजार में ये था कि जो W/P DL इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P, SL इक्वल टू S इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P, यानी जो श्रमिकों की मांग है वो वास्तविक मजदूरी का फलन है और जो श्रमिकों की पूर्ति है वो भी श्रमिकों वास्तविक मजदूरी का फलन है। तो ये उसको उन्होंने पूरी कैटेगराइज कर दिया था, लेकिन केन्स ने ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनाई। केन्स जो है वो अपना एक सिद्धांत दिए, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। और प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत में उन्होंने कहीं भी ऐसा ये नहीं किया कि ये वास्तविक क्षेत्र है, कि मौद्रिक क्षेत्र है या ये श्रम क्षेत्र है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो ये जो है सह अस्तित्व है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। दीर्घकालीन विश्लेषण अनुपयुक्त। दीर्घकालीन विश्लेषण ये इसको हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये दीर्घकाल वो है कि जब हम उत्पादन के सारे साधनों में परिवर्तन कर देते हैं, यानी उत्पादन के जब सारे साधन परिवर्तित हो जाते हैं तो वो दीर्घकाल होता है। और जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख करके कुछ साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन किया जाता है तो वो अल्पकाल होता है। लेकिन केन्स इस प्रतिष्ठित सिद्धांत पूरी तरह दीर्घकाल पर आधारित है। लेकिन केन्स ने कहा दीर्घकाल में तो हम मर जाते हैं, वी आर डाई इन द लॉन्ग टर्म, तो हम सब तो दीर्घकाल में मर जाते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए केन्स ने अपना पूरा सिद्धांत अल्पकालीन विश्लेषण पर दिया, यानी केन्स का हर पूरा सिद्धांत अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित है। तो और दीर्घकालीन विश्लेषण मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां आवश्यक। केन्स कहते हैं अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है सुचारू रूप से तो हमें अल्पकाल तो हमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को रखना होगा, यानी सरकार का अस्तित्व होना जरूरी है। कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है या महंगाई है तो सरकार उसको राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा समायोजित करती है। तो सरकार का अस्तित्व होना जरूरी है। जबकि प्रतिष्ठित सिद्धांत ने कहा था कि जो सरकार का हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए, यानी लेसेस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये हो गया पूर्ण रोजगार असंभव है। पूर्ण रोजगार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ा था वो इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। अगर कभी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आई तो मजदूरी में थोड़ी सी कटौती करके सबको रोजगार दे देते हैं, तो पूर्ण रोजगार फिर से आ जाता है। लेकिन केन्स कहते हैं कि पूर्ण रोजगार हो ही नहीं सकता है। केन्स के विश्लेषण में आप आंशिक रोजगार पढ़ेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर हम कुल मांग को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तब कहीं जाकर के पूर्ण रोजगार होगा, लेकिन वह स्थिति कुछ समय के लिए है। यानी जब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में समस्याएं ज़्यादा हैं तब कुल मांग को बढ़ाते हैं,
और कुल मांग को हमेशा बढ़ा के रखना ये उचित नहीं है, ना कर पाएंगे। तो आंशिक रोजगार विश्लेषण पर ये आधारित है। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ, यह सिद्धांत जो है वो व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ है, वो व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं कर सकता है, जबकि केस का